हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 11। और आप सभी को पता है कि जैसा कि अपना क्विज चल रहा है, तो बिल्कुल ईमानदारी से इस क्विज सेशन को कीजिएगा और हमेशा की तरफ पर्यावरण, परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ईमानदारी के साथ इस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएंगे। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका पहला सवाल रहा आपके 500 रुपयों का सवाल है आपका कि द व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। कल हमने आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के बारे में पूछा था, तो आज सवाल है आपका कि द व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी जो ग्रीन क्रांति है, श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति किनके मेहनत का परिणाम है, यानी श्वेत क्रांति के पीछे भारत के कौन से वैज्ञानिक का हाथ था। कल के सवाल में आपसे पूछा गया था ग्रीन यानी हरित रिवॉल्यूशन गेहूं के उत्पादन को लेकर के। आज आपसे पूछा जा रहा है श्वेत क्रांति, जिसमें दूध की उत्पादन जो है बहुत तेजी से बढ़ाई गई थी। तो बोला जा रहा है श्वेत क्रांति ये जो है किस वैज्ञानिक के प्रयासों का परिणाम था। आपके ऑप्शन कल की तरह ही है, वर्गीज कुरियन, के.वी. कामत, एम.एस. स्वामीनाथन और सी रंगराजन। कल का क्विज अगर आपने किया होगा तो इसमें एक ऑप्शन तो आप इजी एलिमिनेट कर पाओगे, बाकी तीन में आपको देखना है कि कौन से वो वैज्ञानिक थे जिनके कारण दूध के उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। और दूध के उत्पादन को ही हम लोग बोलते हैं श्वेत क्रांति। जल्दी से समय समाप्त कर रहा हूं दोस्तों और आंसर की तरफ बढ़िए। और आपका आंसर है यहाँ पर आपके वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो है इनको श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है और इन्हीं के प्रयासों के कारण आप देखोगे कि जो भारत में दूध का उत्पादन है वो आज के समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा, आपको पता होना चाहिए कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है और सबसे ज़्यादा दूध का सेवन भी करता है। तो दोनों मामलों में नंबर 1 है हम लोग, दूध के उत्पादन में भी और दूध के सेवन में भी, उपभोग में भी। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन। कल हमने आपसे पूछा था हरित क्रांति, जो कि एम.एस. स्वामीनाथन से थे। चलिए अगले सवाल 1000 टका के लिए। आपका अगला सवाल है पॉलिटिका, और पॉलिटिका सवाल ये है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ गवर्नर। कल हमने आपसे राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल को पूछा था कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना था। आज आपसे पूछा जा रहा है कि जो गवर्नर हैं, जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं, उनकी जो अवधि है वो कितने दिनों के लिए होती है। 4 साल, 5 साल, नॉट स्पेसिफाइड यानी कोई निश्चित नहीं है, या 10 साल। इन चारों में से जो भी आपका सही जवाब है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि गवर्नर का जो आपकी सेवा यानी गवर्नर की जो सदस्यता है उसकी अवधि कितने समय के लिए होती है। 4 साल, 5 साल, नॉट स्पेसिफाइड यानी कोई फिक्स नहीं है, और 10 साल। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा। और चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ और जल्दी से आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सेशन को शेयर करते चलिएगा और लाइक शेयर करते जाएंगे। ठंड के कारण थोड़ा सा जवान भी लड़खड़ा रही है। चलिए आपका सही जवाब होगा दोस्तों नॉट स्पेसिफाइड, यानी राज्यपाल जो है उनकी कोई सेवा अवधि फिक्स नहीं होती है। यहाँ पर आपको वो जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति और उनकी जो पदस्थापना है वो दोनों के दोनों आपके राष्ट्रपति के मर्जी पे होती है। यानी राष्ट्रपति जब जिसको चाहे वो गवर्नर बना सकते हैं और जब जिसको चाहे वो गवर्नर पोस्ट से हटा सकते हैं या दूसरे राज्यों में भेज सकते हैं। इसमें गवर्नर की कोई ऐसी फिक्स सेवा अवधि नहीं होती है, तो याद रखिएगा नॉट स्पेसिफाइड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कल के मुकाबले आज का आपका क्विज संभवतः थोड़ा हल्का होगा, तो कोशिश कीजिएगा सभी का सभी सही करने का। इतिहास का एक सवाल कल हमने आपसे पूछा था कि कौन सी वो डायनेस्टी थी, कौन सा वो वंश था जिसके पास जो शक्तिशाली नौसेना थी। आज आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी यानी कौन सा राजवंश है जिसके समय में सामंतवाद, बिल्कुल मजबूत सामंतों का उदय हुआ था, मजबूत सामंत लोग थे। ऑप्शन आपके कल की तरह ही है, चोला, गुप्ताज, काकतीय और राष्ट्रकूट। मेरा ये प्रयास है कि अगर सेम ऑप्शन के साथ ज़्यादा सवाल बन जाते हैं तो उनको करवाते चलना चाहिए। तो कल हम अपने आपसे पूछा था कि किसके पास जो है शक्तिशाली नौसेना है। आज आपसे पूछा जा रहा है कि किसके पास शक्तिशाली सामंत थे। सामंत समझते हो ना, जो छोटे छोटे जमींदार आप कह सकते हो, लेकिन ये जमींदार से थोड़े ज़्यादा होते थे। जमींदार के पास तो सिर्फ ज़मीनें होती थी, इनके पास उस क्षेत्र की सारी चीज़ होती थी। इनफैक्ट इनके पास सेना तक होती थी, तो इसलिए इनको सामंत बोलते थे। ठीक है, तो बताना है कि किसके कौन से वो राजवंश था जिसके समय में शक्तिशाली सामंतों का उदय हुआ था। आपके ऑप्शन है चोल वंश, गुप्त वंश, काकतीय वंश, राष्ट्रकूट वंश। चलिए समय को समाप्त कर रहे हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते जाएंगे। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों ये है आपका गुप्त वंश। गुप्त डायनेस्टी यानी जो आपका आया था, जिसकी स्थापना हुई थी आपके श्री गुप्त के द्वारा और
चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू और कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त जैसे यहाँ पर प्रतापी शासक भी होते। कुमारगुप्त प्रथम का नाम आपने सुना होगा, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। समुद्रगुप्त वो शासक था जिसने आपके बहुत सारे राजाओं को हराया था। स्कंदगुप्त के समय में हुनों का आक्रमण हुआ था। इस तरह से गुप्त वंश के बारे में काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो फिलहाल सबसे शक्तिशाली सामंत जो थे वो गुप्तों के समय में थे। आपके इस सवाल का जवाब यही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से सेशन को करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रेफर्ड एज ऑरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। कल हमने आपसे पूछा था कि कौन सा वो बुक है जिसको संस्कृत का इंसाइक्लोपीडिया यानी संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। आज आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संगीत का जनक कौन सी पुस्तक है या कौन सी ऐसी ग्रंथ है जिसको भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। आपके ऑप्शन है अष्टाध्यायी, अमरकोश, सामवेद और राष्ट्र रक्षक। तो आपको बताना है कि इन चारों में वो कौन सी पुस्तक है जो आपका जिसको ऑरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक यानी भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अष्टाध्यायी, अमरकोश, सामवेद और राष्ट्र रक्षक। चलिए समय को समाप्त करूंगा मैं, जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे। आज का क्विज सेशन आपको बहुत ही हल्का है, तो आज आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का और जल्दी से जल्दी। साथ ही साथ सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों और परिवार के साथ। और सेशन अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करते जाएंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। और दोस्तों और आपका सही जवाब होगा ये होगा आपका सामवेद। सामवेद जो कि आपके चारों वेदों में से एक माना जाता है। तो सामवेद जो है इसी को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और ये जो आपका सारा का सारा जो है वो पद फॉर्म में है, यानी आपका संगीत के फॉर्म में है, लयबद्ध के फॉर्म में है। चलिए जल्दी से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका 5000 रुपये के लिए अगला सवाल ये है, जेट स्ट्रीम फॉलो इन द विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कल हमने आपसे पूछा था कि जो कौन सा मौसम है जिसमें क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ती है। आज आपका सवाल ये है कि आपको बताना है कि जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम यानी एक बहुत ही तेज हवाएं हैं। तो बोला जा रहा है कि जेट स्ट्रीम जो एक प्रकार की पछुआ पवन है, कन्वेंशनल विंड है, तो ये किस परत में चलती है। आपके ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, थर्मोस्फेयर यानी आयन मंडल और एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल या वायुमंडल। जेट स्ट्रीम कन्वेंशनल स्ट्रीम है, वेस्टर्लाइज स्ट्रीम है, बहुत ही तेजी से चलती है। तो आपको बताना कि ये जेट स्ट्रीम किस परत में चलेगी, बहुत ही तेज। चलिए आपके ऑप्शन क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जेट स्ट्रीम किस मंडल में चलेगा। रटा रटाया घिसा घिसाया सवाल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे और हम लोग चलेंगे इसके आंसर की तरफ। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। समताप मंडल जिसमें आपकी जेट यानी हवाई जहाज उड़ान भरती है, इसलिए यहाँ पर चलने वाली हवाओं को जेट स्ट्रीम बोलते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस परत में जो है वायुयान या हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। तो आपका सही जवाब होगा जेट स्ट्रीम, ये सॉरी स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में तापमान हमेशा एक जैसा होता है और साथ ही साथ यहाँ वायुयान उड़ान भरेंगे। इसी परत में आपको ओजोन गैस भी देखने को मिलेगा जो आपका सूरज की आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकता है। तो आपका सही जवाब होगा स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पर आपको जेट स्ट्रीम यानी बहुत तेज आपकी हवाएं देखने को मिलेंगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपका 10,000 रुपये के लिए। और हिंट वाला सवाल आ गया दोस्तों, बहुत ही इजी। इट इज़ द लैंड ऑफ नागा ट्राइब। बोलता है कि ये जो भूमि है ये नागा आदिवासियों यानी नागा जनजातियों से संबंधित है। फिर दूसरा हिंट बोल रहा है कि इट्स शेयर इट्स बाउंड्री विद असम एंड म्यांमार। और इस राज्य की जो सीमा है वो असम राज्य और म्यांमार देश से भी लगती है। हॉर्नबिल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ स्टेट, यानी इस राज्य का जो मुख्य त्योहार है वो हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो दिसंबर महीने में मनाया जाता है। और साथ ही साथ बोल रहा है कि इट हैज़ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी जहाँ पर बाकी राज्यों की आबादी हर 10 साल में जनगणना के समय बढ़ती है, इस राज्य की आबादी जो है 2011 के जनगणना के समय घट गई थी पहले से, यानी यहाँ पर निगेटिव ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगा। आपके ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। फिर से सुनिएगा कौन से राज्य हैं जिसमें ये सारी खूबियाँ हैं। सबसे पहला तो बोल रहा है कि नागा ट्राइब नागा आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। दूसरा बोलता है कि इस राज्य की सीमा असम राज्य से और म्यांमार देश से जुड़ती है। तीसरा, हॉर्नबिल यहाँ का मुख्य त्योहार है और यहाँ की जनसंख्या बढ़ने के बजाय पिछली जनगणना में घट चुकी थी। आपके ऑप्शन मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। जल्दी से जवाब देंगे, समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों और चलते हैं आंसर की तरफ। आपका सही जवाब होगा नागालैंड। नागालैंड वो सही राज्य है जो आपको नागा ट्राइब यानी बहुत ही कन्वेंशनल आपको ये जनजाति देखने को मिलेगी, अपनी परंपराओं को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव है और भारत के विकास में इसका बहुत बड़ा रोल है, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में। चलिए
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करते चलेंगे। आज हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर रहे हैं क्योंकि समय जो है काफ़ी कम हो जाता है। चलिए फिर से करंट अफेयर का सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस साल आपके ओलंपिक खेल होने वाले हैं। ओलंपिक जो खेलों का सबसे बड़ा मतलब प्रतियोगिता होता है, इसमें बोला जाता है कि 600 से भी ज़्यादा तरह के गेम होते हैं। अलग अलग बार इनकी संख्याएं अलग अलग होती है। सबसे पहले एथेंस में शुरू हुआ था और बहुत पुराना है। तो बोल रहा है कि हर 4 साल पे इसका आयोजन किया जाता है। पिछली बार टोक्यो में किया गया था, 2020 में होना था, बट कोरोना के कारण 21 में हुआ, 32वां वाला। बोल रहा है कि 33वां ओलंपिक जो इस बार होगा 2024 में, बोलता है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी 2 तरीके का होता है, एक विंटर होता है, एक समर होता है। तो मेन होता है समर वाला। बोल रहा है कि 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आने वाले 1 साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आपके ऑप्शन है इंडिया, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है यूके। यूके बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट, ये सॉरी आपके इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आपके आयरलैंड को जोड़ करके, यानी इंग्लैंड वाले हिस्से को बोलते हैं यूके और अमेरिका वाले हिस्से को बोलते हैं यूएसए। तो आपको बताना है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, 33rd समर ओलंपिक जो है वो किस जगह पे आयोजन किया जाएगा, किस देश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ओलंपिक दुनिया में सबसे बड़ा गेम प्रतियोगिता होता है। इसको खेलों का महाकुंभ भी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुंभ होता है ना, बहुत बड़ी भीड़ होती है, वैसे ही खिलाड़ियों का बहुत बड़ा भीड़ होता है। आपके ऑप्शन है इंडिया, फ्रांस, यूके, यूएसए। यानी इंडिया है, फ्रांस है, इंग्लैंड वाला हिस्सा है और अमेरिका वाला। चलिए समय समाप्त कर रहा हूँ और इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका फ्रांस। फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा जो पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वो आयोजन करेगा आपके 33rd समर ओलंपिक का। याद रखिएगा इस चीज़ को कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस में होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है अगर आप अगले 1 साल में, 2 साल में किसी भी तरह का कंपटीशन का पेपर दे रहे हो। चलिए आपका 25,000 रुपये के लिए आपका अगला सवाल ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू बिहार। बोला जा रहा है कि नदियां जो है ना, कोई कोई नदियां जो बहुत बाढ़ लाती है, कोई कोई नदियां जिसमें पानी के अभाव के कारण खेती भी नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके कारण से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था नदी जोड़ो परियोजना, जिसमें ज़्यादा पानी वाली नदियों को कम पानी वाले से जोड़ा जाएगा ताकि एक नदी को बाढ़ से बचाया जाए और दूसरे क्षेत्र में जो सूखा पड़ रहा है उसकी समस्या भी दूर की जाए। तो बोला जा रहा है इसके तहत काफ़ी नदियों को जोड़ा जा रहा है। अब इसमें बताना है कि कौन सी नदी जोड़ो परियोजना है जो बिहार से संबंधित है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी नदी जोड़ो परियोजना जो है वो बिहार से संबंधित है। आपके ऑप्शन है कोसी मेची, केन बेतवा, बागमती कमला और सोन और कोयल। इन चारों जोड़ियों में से वो कौन सी जोड़ी है नदी जोड़ो का जो बिहार से संबंधित है। कोसी मेची, केन बेतवा, बागमती कमला और सोन कोयल। चलिए जल्दी से समय को समाप्त कर रहा हूँ और आप अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और इसका सही जवाब होगा आपका केन बेतवा। केन बेतवा वो नदी है जो केन बेतवा भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, तो याद रखिएगा वो है आपका केन बेतवा। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए कि बिहार की कौन सी 2 नदियां जिसको आपस में जोड़ने की बात हो रही है, तो ये है आपका कोसी मेची। कोसी आपको पता है बिहार का शोक भी बोलते हैं, काफ़ी रास्ता बदलती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी है। और मेची आपका जो है वो इसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, ये महानंदा की सहायक नदी है। तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा जिससे कोसी को बाढ़ से और मेची को सुखाड़ से बचाया जाएगा। जबकि आपको अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना पूछ ले तो याद रखिएगा केन बेतवा है। ठीक है, अभी हाल ही में आपका सोन कोयल की भी बात चल रही है, इनको भी जोड़ने की। फिलहाल ऐसा अभी ये विचाराधीन है। अभी आपका याद रखिएगा कोसी मेची ही बिहार की वो पहली नदी जोड़ो परियोजना है जिसपे काम स्टार्ट है और केन बेतवा भारत की पहली। चलिए नॉट वाला सवाल आ गया दोस्तों 50,000 रुपयों के लिए आपका। इस बार बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सिपाही इम्यूनिटी। सिपाही इम्यूनिटी बोलते हैं सिपाही विद्रोह, यानी सिपाही विद्रोह। आपको बताना कि सिपाही विद्रोह के बारे में कौन सा सही नहीं है। पहला आपका सेंटेंस है कि इट स्टार्ट इन 1857, यानी इसकी जो शुरुआत हुई है ये 1857 में हुई है। दूसरा बोला जा रहा है कि इट इज स्टार्टेड विद द सिंबल ऑफ रोटी एंड कमल। बोल रहा है कि इस जो क्रांति है, जो सिपाही विद्रोह है, इसका जो सिंबल है, चिन्ह है, वो रोटी और कमल था। तीसरा आपका सेंटेंस बोल रहा है कि वीर कुंवर सिंह लीड दिस म्यूनिटी, यानी आपको सीधा सीधा मैं बता दूं कि इस सिपाही विद्रोह, सिपाही आंदोलन या सिपाही विद्रोह जो भी है, इसका नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। कहाँ से? तो पटना से। ये तीनों के तीनों सेंटेंस आपको बताना कि इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो गलत है।
सिपाही विद्रोह के बारे में कौन सा सेंटेंस गलत है? फिर से मैं आपको बोल दूं, इसकी शुरुआत 1857 में हुई, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस बोल रहा है कि इस क्रांति का जो चिन्ह है वो रोटी और कमल था। लोटस मैंने जानबूझ के नहीं दिया, हिंदी आसान होगी। और वीर कुंवर सिंह जो है इसको पटना में लीड किए थे। क्या ये तीनों अगर सही होगा तो फिर आप नन ऑफ द एबव के साथ जा सकते हैं। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अब इसका सही जवाब होगा आपका सी। कुंवर सिंह जो है ये बिल्कुल सही नाम है। वीर कुंवर सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, बट पटना में नहीं। आपको इसी तरह से फंसाएगा कि वीर कुंवर सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किया था, बट इन्होंने किया था जगदीशपुर और आरा वाले हिस्से में। पटना में बात की जाए तो पटना में किताब बेचने वाले पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अली। ये नाम भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। बाकी ये सही है कि ये 1857 में शुरू हुआ था। सबसे पहले पूछा जाए कहाँ से, तो ये मेरठ से शुरुआत हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। और इस आंदोलन का जो चिन्ह है वो है आपका रोटी और कमल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों के साथ इसको शेयर करते जाइए, परिवार के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ और भी आपके जितने भी सगे संबंधी हैं उनको शेयर कीजिए। नॉलेज की कोई ऐसी उम्र सीमा नहीं होती। चलिए, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ जवाब देना है। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। चलिए बायोलॉजी का एक सवाल है और सिंपल है बट फैक्चुअल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल हार्मोन। इन चारों में से चारों के चारों ही हार्मोन है जो शरीर से निकलता है। अब इसमें बोला जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा फीमेल हार्मोन नहीं है, यानी कौन सा हार्मोन है जो महिलाओं में, मादाओं में नहीं होता। तो आपके ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ऑक्सीटोसिन और टेस्टोस्टेरोन। इन चारों में वो कौन सा हार्मोन है जो मादा हार्मोन नहीं है, जो नर हार्मोन है यानी पुरुषों में पाया जाएगा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ऑक्सीटोसिन और टेस्टोस्टेरोन। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। समय को समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ जवाब देंगे। अगर कोई गलती भी हो जाती है तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ उसको डिलीट ना करें। गलतियाँ हमें सबक देती है और गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। चलिए जवाब की तरफ बढ़ते हैं, और इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो सही जवाब होगा, क्योंकि ये जो है ना पुरुष का प्रजनन हार्मोन है, नर प्रजनन हार्मोन है, ये पुरुषों में पाया जाएगा। बाकी तीनों के तीनों आपके महिलाओं में पाए जाने वाले हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लव हार्मोन, सेक्स हार्मोन, बर्थ हार्मोन इस तरह के नामों से जाना जाता है। यानी आपको जब भी किसी के प्रति आपकी भावनाएं उमड़ती है तो उस समय भी ऑक्सीटोसिन वर्क करता है। जब आप बच्चे को फीड करते हैं तो उस समय भी ये ऑक्सीटोसिन आपको देखने को मिल जाएगा, स्रावित होता है। कभी कभी आप देखते हो कि कुछ लोग जो स्वार्थी लोग हैं वो आपके जानवरों को भी इस तरह की इंजेक्शन देते हैं ताकि उनके शरीर से भी दूध की ज़्यादा मात्रा प्राप्त हो, तो वो भी ऑक्सीटोसिन का आपका यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि नुकसान है दोस्तों। बाहर से ऑक्सीटोसिन डालना हमेशा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल है आपकी बायोलॉजी का ही। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, आज ठंड में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज डायग्नोस्ड बाय द एलिसा टेस्ट। बोल रहा है कि इसमें किस बीमारी का पता जो है हम लोग एलिसा टेस्ट के द्वारा लगाते हैं, यानी किस बीमारी के लिए एलिसा टेस्ट की जांच की जाती है। आपके ऑप्शन है एड्स, मैरास्मस, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, जिसको सिंपल भाषा में टीबी बोलते हैं। तो इन चारों में से वो कौन सी बीमारी है जिसके जांच के लिए, जिसका पता लगाने के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट करते हैं? एड्स, मैरास्मस जो कि मेनली प्रोटीन की कमी से होता है, टाइफाइड और टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, बिल्कुल ईमानदारी से। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, और आपका सही जवाब होगा दोस्तों ये है आपका एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और हर साल 1 दिसंबर को हम लोग एड्स जागरूकता दिवस भी मनाते हैं, और इसी के लिए हर साल जो है आपके पूरे भारत में एक ट्रेन चलाई जाती है, जागरूकता वाली ट्रेन, जिसको रेड रिबन एक्सप्रेस बोलते हैं। साथ ही साथ आप याद रखिएगा इसको फैलाने वाला जो वायरस है उसको बोलते हैं HIV। मैरास्मस अभी हमने बोला आपको ये प्रोटीन की कमी से दिख जाएगा। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस ये आपके सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, तो याद रखिएगा। विडाल टेस्ट पूछ दे तो याद रखिएगा विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड में। चलिए 3 लाख रुपयों के आपका सवाल है, केमिस्ट्री का सवाल आ गया दोस्तों। ब्रास इज एलॉय, मिश्र धातु आप पढ़े होंगे कि मिश्र धातु जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमको एक मिश्र धातु मिलती है।
ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ब्रास यानी कांसा। कांसा जो है किसका मिश्र धातु है? आपके ऑप्शन है कॉपर और जिंक, कॉपर और टीन, एल्युमिनियम और जिरकोनियम और सिलिकॉन और सल्फर। इन चारों में से वो कौन सा कौन से युग में है, कौन सा कॉम्बिनेशन है जिससे मिलकर के आपका ब्रास बनता है यानी कांसा बनता है? आपके ऑप्शन है तांबा और जिंक, तांबा और टीन, एल्युमिनियम और जर्कोनियम और सिलिकॉन और सल्फर। सल्फर को गंधक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ। चलिए, समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक जो है इसका सही जवाब होगा। और समाप्ति से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन जो है ना वो चेंज हो गया। क्वेश्चन में कॉपर और जिंक आपके ए में दिया हुआ था, जबकि यहाँ पर आंसर में सी हो गया। तो कोई नहीं, अगर आपने ए भी किया तो मैं इसको कॉपर और जिंक ही मानूंगा। वैसे अगर आप इसको लिख देते हैं कॉपर एंड जिंक तो ज़्यादा बेटर है। तो आपकी याद रखिएगा कि जो कांसा है उसको बनाने में तांबा और जिंक का इस्तेमाल होता है, जिसमें तांबा जो है 66.8 यानी लगभग 67% होता है। बाकी का 33% आपको देखने को मिल जाएगा कि वो जिंक होता है, जिसका होता है। चलिए, ज्योग्राफी का एक सवाल 5 लाख रुपयों के लिए 2 बार से आपसे एक बार फ्लोटिंग लेक पूछ दिया गया, एक बार आपको मेटियोर लेक पूछा गया। इंपॉर्टेंट सवाल ही आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडिया इज द लार्जेस्ट लगून लेक। लगून लेक क्या होता है ये समझिएगा कि आप किसी भी समुद्र या किसी भी सागर के किनारे हैं तो आपका उसके बालू के कारण उसका हिस्सा जो है ना वो किनारे से वो मतलब बंद हो जाता है, और एक छोटा सा संकरा हिस्सा होता है जिससे पानी जो है आवागमन करता है। जैसे आप घोड़े की नाल देखे होंगे कि वो चारों तरफ से पैक होती है, बस एक आगे का हिस्सा थोड़ा सा खुला होता है। तो ऐसा ही जो झील होता है उसको बोलते हैं लगून झील। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी लगून झील कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो भी आपको करवाया जा रहा है। आज का सेशन मैंने कंपेरेटिवली कल वाले से थोड़ा हल्का रखा है, बट आपके लिए क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है चिल्का झील, सांबर झील, लोकतक झील और कांवर झील। इन चारों में से कौन सा वो झील है जो भारत की सबसे बड़ी लगून झील है? लगून मैंने अभी आपको बताया, समुद्र या सागर या नदियों के किनारे का वो हिस्सा जो आपको बिल्कुल एक गोखुर की तरह दिखेगा, जहाँ पर आपके घोड़े की नाल जैसा वो चारों तरफ से बंद होगा, बस एक हिस्सा थोड़ा सा खुला होगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा और समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, और सेशन को शेयर करते जाएंगे क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार। मतलब ड्यूटी के बाद भी आपके लिए इतना कुछ किया जा रहा है। चलिए, इसका सही जवाब है आपका, वो होगा आपका चिल्का झील। चिल्का झील जो कि आपका उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा, बंगाल की खाड़ी के किनारे। ये भारत की सबसे बड़ी आपकी लगून झील है। इसमें आपको डॉल्फिन भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा चिल्का झील जो सबसे बड़ी लगून है। सांबर झील जो है ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि आपकी राजस्थान में मिलेगी। लोकतक के बारे में मैंने बता दिया, फ्लोटिंग झील है, तैरता हुआ झील है। और कांवर जो है बिहार में देखने को मिलेगा, बेगूसराय, जो कि एक रामसर साइट भी है जहाँ पर बहुत सारे पक्षियाँ देखने को मिलेंगी। चलिए, आज का सेकंड लास्ट सवाल आपके 7.5 लाख के सांकेतिक रुपयों के लिए, और सेकंड लास्ट है तो जवाब देते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज देवभूमि। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसको देवभूमि भी कहा जाता है? भारत की देवभूमि या देवभूमि कहा जाता है। भारत के किस राज्य को देवभूमि बोलते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य को देवभूमि बोलेंगे? चलिए जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, भारत के किस राज्य को देवभूमि बोला जाएगा? इसका चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ, और इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से आपका कटा था वर्ष 2000 में। तो ये आपका जो है भारत का आपका 27वां राज्य बना था। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि यहाँ पर 4 धाम भी आपको देखने को मिलेंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन 4 धामों के कारण और जो यहाँ पर बहुत से प्रख्यात मंदिर हैं उसके कारण इस क्षेत्र को, इस उत्तराखंड वाले जिले राज्य को आपका देवभूमि कहा जाता है। याद रखिएगा, देवभूमि उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल और करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप इसको मजे मजे के लिए, जानकारी के लिए पढ़ लीजिए कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, पहले इस पुरस्कार के बारे में मैं बता दूं, संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। यानी संगीत के लिए किसी भी संगीतकार को, म्यूजिशियन को, गायक को या संगीत से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है
उसको दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई अवार्ड मिल सकता है तो वो है आपका गोल्डन ग्लोब। जैसे विज्ञान वाले क्षेत्र को, जैसे वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिलता है, जैसे सबसे अच्छी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिलता है, उसी ढंग से जो संगीत में सबसे बड़ा अवार्ड है वो है आपका गोल्डन ग्लोब। तो बोला जा रहा है कि भारत की वो कौन सी फिल्म, भारत की नहीं, दुनिया की वो कौन सी फिल्म है जिसको यहाँ पर गोल्डन ग्लोब यानी दुनिया का सबसे बड़ा संगीत पुरस्कार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया है। आपके ऑप्शन है पुष्पा, दूसरा ऑप्शन है ओपेनहाइमर, तीसरा ऑप्शन है अवतार 2 और चौथा ऑप्शन है पैरासाइट। ये तीनों के तीनों आपकी हॉलीवुड की फिल्म है, अंग्रेजी फिल्म है। ये आपकी परमाणु बम, जो आपका परमाणु विस्फोट जो अमेरिका ने बनाया था परमाणु बम, ये उससे जुड़ा हुआ ये फिल्म है। अवतार आपको पता होगा, ये बीएफएक्स यानी माइथोलॉजी पे जुड़ा हुआ है। पैरासाइट एक फिल्म थी जिसमें नौकर के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से नौकर जो है उस पूरे घर पे कब्जा करता है। और पुष्पा तो हम सब जानते ही हैं। तो ये आखिरी सवाल था, जल्दी से जवाब देंगे कि कौन सा आपका फिल्म है जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार यहाँ पर जीता था। चलिए समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ और आपका सही जवाब होगा ओपेनहाइमर। ये फिल्म आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो याद रखिएगा ओपेनहाइमर। ये बहुत ही अभी दुनिया में मतलब चर्चित फिल्म है। ये जो परमाणु खोज हुई, परमाणु विस्फोट हुआ है अमेरिका के द्वारा, उससे जुड़ा हुआ फिल्म है कि किस तरह से परमाणु बम का निर्माण किया गया था। और उसी फिल्म को अभी देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा जो संगीत पुरस्कार है आपका गोल्डन ग्लोब, वो भी दिया गया। संभवतः ये आपका आने वाली समय में ऑस्कर प्राइज भी जीत जाएगी। जीत जाएगी क्या, इसने जीत रखा है। तो याद रखिएगा इसने ऑस्कर भी जीता है। भारत की जो फिल्म है पुष्पा, ये फिल्म फेयर यानी राष्ट्रीय पुरस्कार इसने जीता है। भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो इसने जीता है। याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता तो पुष्पा, लेकिन गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर किसने जीता तो ओपेनहाइमर। अवतार 2 ये दुनिया की सबसे महंगी फिल्म है। पैरासाइट के बारे में मैंने बता दिया, ये साउथ कोरियन फिल्म है। तो आज का ये आखिरी सवाल था। उम्मीद है सेशन अच्छा और मज़ेदार लगा होगा। साथ ही साथ आप जो है सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फिर आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। ठंड के कारण थोड़ी सी आवाज़ आपको कम दिख रही होगी या फिर रुक रुक के आ रही, कोई बात नहीं, मौसम सही होगा तो हम भी सही हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्विज में। जय हिंद।